नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो जूनियर सुपर टेट के लिए खास तौर से जीएस पोर्शन जो आप लोगों के सामने है, और साथ में एसएसटी वाले जो बच्चे हैं उनका भी एसएसटी का पॉलिटी वाले हिस्से के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ये वीडियो आज किस चीज़ के ऊपर होने जा रही है? वीडियो जैसे हम लोगों ने बताया था कि हम लोग जीएस एसएसटी प्लस साइंसेस के लिए वीडियो लेके आएंगे जूनियर सुपर टेट के, और 1 से 1.5 महीने में इतना टॉपिक कवर करा दिया जाएगा सबके लिए कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको सीधे सीधे वहाँ देखने को मिलेंगे। आज जूनियर हाई स्कूल जो वैकेंसी करीब 1900 वैकेंसी आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दी होगी। अगर फॉर्म फिलिंग नहीं की है तो कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, फॉर्म फिलिंग के बाद पढ़ना भी जरूरी है। तो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्लासेस देखना, और कैसी क्लासेस देखना जो कि परीक्षा में आ सके, कम समय में ज़्यादा चीज़ें। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से, राज व्यवस्था से, ठीक है। तो देखिए, राज व्यवस्था अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और अगर अच्छे से आप करेंगे तो आपको लगेगा 1-1.5 महीना एक से एक सब्जेक्ट को क्लियर करने में। लेकिन जीएस इटसेल्फ 50 नंबर का है, और पॉलिटी के करीब 8 से 9 क्वेश्चन पेपर में आने जा रहे हैं। अब आपको ये देखना होगा कि हमें किस स्मार्ट तरीके से करना है, कम समय में पॉलिटी के लगभग क्वेश्चनों को खींच सके हम लोग। पॉलिटी आसान मानी जाती है और इसके क्वेश्चन को अच्छा मान के ये स्कोरिंग एरिया माना जाता है। अगर आप पिछले कुछ समय में देखें तो खासतौर से पॉलिटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लगातार परीक्षा में जिससे क्वेश्चन आते हैं, और वहाँ उनको करना सबसे पहले जरूरी है। इसको बोला जाता है फोकस्ड लर्निंग। इसमें सबसे ऊपर अगर हम देखें तो बात आती है मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आएगा। लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आएगा। राज्य विधायिका, अगर आप स्टेट का पेपर दे रहे हैं तो राज्य विधायिका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल से क्वेश्चन आएगा। और चौथा, पार्लियामेंट। अगर आपको कुछ भी नहीं किया, आप अगर ये 4 टॉपिक भी कर लेते हैं तो पॉलिटी के 80% क्वेश्चन आपसे हो जाने हैं आपकी परीक्षा में आने वाले, ठीक है। इसके बाद डीपीएसपी, वो तो 15 मिनट की चीज़ों को उड़ा देंगे उसको। तो इस प्रकार से अगर करेंगे तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें ले पाएंगे। इसके साथ साथ ये टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके एसएसटी के लिए भी। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अगर आप मेरी सारी इसकी वीडियो देख लेंगे तो आपका एक वाकई में अच्छे से मार्क्स कवर हो जाएंगे। आज हम लोग इसलिए करने जा रहे हैं लोकल गवर्नेंस। स्थानीय स्वशासन, हिंदी में लिख देता हूं मैं। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन की में मुख्य रूप से अगर देखा जाए साधारण भाषा में तो पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका नगरों के लिए। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था। पिछले 5 सालों में हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से इसके आए हैं। इसके विषय में हम देखेंगे इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस प्रकार से ये डेवलप हुआ भारत में, किस प्रकार इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। बिकॉज पहले भारतीय संविधान में इसकी जरूरत महसूस नहीं की गई थी। भारतीय संविधान ने मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो शक्तियों का बंटवारा 2 स्तर पर किया था, राज्य के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर, ठीक है। लेकिन गांधी जी, आर्टिकल 40, गांधी जी हमेशा इस विचार में थे कि जो जितनी भी शक्तियां हैं, ये शासन में जो भागीदारी है वो निचले स्तर पे भी लोगों की होनी चाहिए। तो स्थानीय स्वशासन ही एक ऐसा टूल था जिसके द्वारा निचले स्तर पे जो लोग हैं, जो जैसे कि हमारा देश गांवों में बसता है, सबका मानना था, गांधी जी का ही मानना था कि हमारा देश गांवों में बसता है, और जब तक गांवों को सत्ता के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वाकई में सत्ता का विकेंद्रीकरण और पूर्ण एक प्रकार से लोकतंत्र डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्थानीय स्वशासन की हमेशा से नीड रही है। और किस प्रकार बाद में 1993 में इसको संविधान ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और इसको संवैधानिक दर्जा दिया कि नहीं भाई, स्थानीय स्वशासन होना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से भारत में जो 2 लेयर पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन था, ऊपर सेंटर मतलब केंद्र, दूसरा स्टेट, और तीसरा अब स्थानीय स्वशासन भी उसमें बहुत बड़ा अहम हिस्सा हो गया है। इसमें क्या, गांव का एक आदमी अब सीधे शासन प्रशासन के साथ जुड़ गया है। किस गांव के क्या मुद्दे हैं उसके निर्धारण करने के लिए, उसको निपटाने के लिए उनको भी कुछ शक्तियां दी गई हैं। सारी शक्तियां पहले यहाँ होती थी, फिर कुछ यहाँ, और अब डिस्ट्रीब्यूट करके पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये इंडिया में लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस की शुरुआत अगर देखी जाए तो अंग्रेजों के ज़माने से ही होनी शुरू हो गई थी। अगर इसके हम ऐतिहासिक महत्व की ओर जाएंगे थोड़ा सा तो देखेंगे 1864 में पहली बार स्थानीय स्वशासन के ऊपर एक प्रस्ताव आया था, और इसको मान्यता दी गई थी कि हाँ, एक ऐसा कंसेप्ट भी इंडिया में डेवलप होना जरूरी है, लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन, ठीक। अगर हम बात करें 1870 में तो लॉर्ड मेयो का वो पीरियड था जब पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जानी शुरू कर दी गई थी। बस आपको हल्का सा ग्लिम्स लेना जरूरी है, ठीक। 1882 की वो घटना जिसमें कि लॉर्ड रिपन उस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड रिपन, है ना, और
इन्होंने पहली बार स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव या बिल पास किया और ये बिल पास होने के बाद इस बिल को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा बोला गया। क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। देखिए एक प्रकार से ये आपको लेक्चर पूरे एक इस पोर्शन से आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देगा। हमारी सुपर टेट के लिए, जूनियर सुपर टेट के लिए क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7678668827 व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। क्लासेस लगातार चल रही हैं और ये क्लासेस इक्वली आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, अब देखिए स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र के रूप में इसको जाना गया, इस एक्ट को। ठीक है, और इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी माना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इस प्रस्ताव के तहत जो स्थानीय स्वशासन थे उसमें क्या क्या डिविजन्स बनाई गई, तो उपखंड, सब डिवीजन, तालुका बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इन 3 लेवल पे ये सेग्रेगेशन किया गया था स्थानीय स्वशासन के लिए। यहाँ से चीज़ों की शुरुआत होनी शुरू हो गई। इसके बाद में भी जो एक्ट आते गए, जैसे कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट था, उसके अंदर भी आपको पता है द्वैध शासन लागू हुआ था पहली बार, है ना, डुअल गवर्नेंस सिस्टम। इसके अंतर्गत जो हमारा स्थानीय स्वशासन का विषय था, ये हस्तांतरित विषय में के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, ट्रांसफरेबल कैटेगरी के अंदर स्थानीय स्वशासन को रखा गया था। इसी प्रकार अगर देखेंगे तो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया, उसमें स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था या लोकल गवर्नेंस को राज्य के विषय के रूप में कंफर्म कर दिया गया स्टेट लिस्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के संविधान में इसको मौलिक रूप से तो खैर जगह नहीं मिल पाई, लेकिन हाँ भारत के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, आर्टिकल उसके अंदर है कि 40, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 तक है ना, उसमें आर्टिकल 40 है जो कि बोलता है डीपीएसपी क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो आर्टिकल्स हैं जो कि भारत सरकार को या सरकार को एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। एक प्रकार से सलाहकारी कुछ सुझाव हैं जो कि अगर सरकार माने तो एक कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित हो सकती है। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 दिया गया था, जिसमें बात कही गई थी कि भाई एक पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर आए कि किस आर्टिकल में स्थानीय स्वशासन का पहली बार जिक्र किया गया था या जिक्र है, तो आर्टिकल 40 होगा वो। ठीक, अब यहाँ से हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू होती है धीरे धीरे, क्योंकि संविधान में दर्जा नहीं था तो ये बाध्यकारी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह ये चीज़ें ट्राई हो रही थी। और भारत जब आज़ादी के बाद भारत में शुरुआती जो काल था वो समाजवादी व्यवस्था के रूप में था। चाहे उसके आप 1952 में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो नेहरू जी ने शुरू किया था उसमें भी उसकी झलक देख सकते हैं। तो वहीं से उम्मीद लगने लग गई थी कि देश में स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायती व्यवस्था की जरूरत है। इसके तहत कुछ एक्टिविटी होनी शुरू हो गई थी और इसी के लिए कि भाई कैसी पंचायती व्यवस्था भारत में लागू हो, इसके लिए कमेटियों का निर्माण होना भी शुरू हो गया। 1957 में एक कमेटी थी, बलवंत राय मेहता, बहुत ही फेमस कमेटी, हमेशा पेपर में आता है, बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना। देखिए ये पीडीएफ मिलेगी आपको एम कृति ऐप पे, और एम कृति ऐप को आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। 5000 से अधिक लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लिया है और अपना अच्छा फीडबैक जरूर से जरूर वहाँ दीजिएगा। बिल्कुल एड फ्री प्रॉपर सिंपल सा ऐप है जो कि आपकी पढ़ाई में आपको इक्वली बेनिफिशियल होगा। प्रीवियस पेपर से लेके डेली करंट अफेयर से लेके और इंपॉर्टेंट पीडीएफ से लेके सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ भी। अब देखिए इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी। इस कमेटी का नाम था ग्रामोद्धार कमेटी। ग्रामोद्धार कमेटी, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसने क्या रिकमेंडेशन की, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, या 3 टियर एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए। इसमें क्या बोला, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत, मंडल मतलब ब्लॉक लेवल पे प्रखंड पंचायत और बाद में जिला पंचायत। ठीक है, इस 3 लेवल पे होनी चाहिए, मतलब गांव, मंडल और जिला लेवल पे ये व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान में भारत के अधिकतर राज्यों में यही लेवल चल रहा है। ग्राम पंचायत के प्रमुख प्रधान
प्रखंड पंचायत के प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख जिसे बोलते हैं और जिला पंचायत को जिला प्रमुख, आप लोगों ने सुना होगा। अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन को माना गया और सबसे पहले ट्रायल के रूप में, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, 1958 के आसपास ही ट्रायल के रूप में आंध्र प्रदेश में पहली बार पंचायती व्यवस्था को शुरू किया गया था, ट्रायल के रूप में आंध्रा में। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का था नागौर जिला, वहां पे विधिवत रूप से इसको शुरू किया गया राजस्थान में। 2 अक्टूबर किस लिए चुना गया? बिकॉज गांधीयन व्यू था, गांधी जी का ड्रीम था, ठीक है ना। तो जब ऑफिशियली बोला जाए तो राजस्थान होगा, लेकिन ट्रायल के रूप में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में होता। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अभी भी इसको संविधान का दर्जा नहीं मिला, जो स्टेट चाहे करे, जो स्टेट चाहे ना करे, ये सिस्टम था। इसके बाद आई अशोक मेहता कमेटी 1977। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि बोला 3 टीयर नहीं 2 टीयर ही बहुत है, 2 स्तरीय द्विस्तरीय व्यवस्था लागू की जाए। ठीक, इसमें क्या बोला कि भाई एक तो मंडल लेवल मतलब ब्लॉक लेवल पे और एक जिला लेवल पे हो, बस मतलब ग्राम के लेवल पे नहीं हो। बोला एक मंडल में 15 से 20 हजार की जनसंख्या हो, उसके लेवल पे ही चुनाव हो, और फिर जिला लेवल पे हो, मतलब ग्राम स्तर के लिए ना हो, 2 लेवल पे किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा। कौन सी कमेटी ने 2 टीयर बोला, कौन सी कमेटी ने 3 टीयर बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर PV राव कमेटी। PV राव कमेटी 1985 में आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोला? इसने सबसे पहले की इसकी बातें मानी नहीं है वैसे, सबसे पहले आरक्षण की बात इसने की इसमें कि SC को, ST को, महिलाओं को इसमें आरक्षण होना चाहिए। ठीक है जी, एक बात इसने बोला ये लेवल होना चाहिए पंचायती व्यवस्था का, राज्य विकास परिषद हो सबसे ऊपर, उसके बाद जिला परिषद हो, उसके बाद मंडल लेवल पे हो, और फिर ग्राम लेवल पे। 4 लेवल का बताया था इन्होंने, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर PV राव कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ क्वेश्चंस करा के या सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए करा के और चीज़ों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं इन सुपर टेट या GIC के नाम पे। लेकिन हाँ, आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे कंसेप्ट के साथ करने होंगे जो आपके वाकई काम आ सके। ठीक, किसी प्रकार की क्वेरी के लिए 7678668882 से अपने व्हाट्सअप करके जरूर कोई अपनी जेन्युइन क्वेरी आप ले सकते हैं इस एग्जाम को लेके। टाइम कम है इसलिए स्मार्ट तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, डॉक्टर ML सिंघवी समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। ML सिंघवी समिति 1988 में आई थी और इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए। इसने सीधे सीधे सिफारिश की कि भारत में पंचायती व्यवस्था को या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देना बहुत जरूरी है, संवैधानिक दर्जा जरूर मिलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो एक कमेटी और आई थी, थुंगन कमेटी। वो भी इसी से रिलेटेड थी और इसी कमेटी के बाद ये चीज निश्चित हो गई कि अब संवैधानिक दर्जा दिया जाना बहुत उपयोग है। राजीव गांधी जी उसमें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 64वां अमेंडमेंट पेश किया, 64वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि किसी तरह पास नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, संविधान में स्थानीय स्वशासन को पहुंचाने की पूरी कोशिश शुरू हो गई और इसी के तहत वो ऐतिहासिक समय आया जब 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 1992 के दिन संविधान का 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पास हुआ और भारत में पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था मतलब शहरी जो सुशासन है उसके तहत भारत में स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। राष्ट्रपति महोदय ने 20 अप्रैल 1993 को इस पे हस्ताक्षर करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो क्वेश्चन आएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था या शहरी स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1993 में। क्वेश्चन आएगा कि ये अमेंडमेंट पास कब हुआ? 1992 में। बहुत ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। इसके बाद ही ग्राम पंचायत के चुनाव वगैरह होने शुरू हुए प्रॉपर तरीके संविधान के दर्जे के तहत। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, एक हमारे संविधान के भाग 9 में, ये पेपर में खूब आया 1000 बार, भाग 9 में अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 243 के अंतर्गत। आर्टिकल 243 के अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया और करीब 16 अमेंडमेंट किए गए। इस 73वें की बात कर रहा हूँ मैं, अभी एक एक करके कराऊंगा। 73वां करा रहा हूँ बस कि 73वां जुड़ा है गांवों से, 74वां जुड़ा है शहरों से।
शहरों में जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जो होते हैं, और गाँव में ग्राम पंचायत, जिला परिषद, है ना, ये सब। तो 73वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो भाग 9 में करीब 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। किसमें? आर्टिकल 243 में। वो जो ABCD करके जोड़े जाते हैं वो अमेंडमेंट ही होते हैं। और एक 11वीं अनुसूची बनाई गई। आपको पता है कि हमारे संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूची थी, लेकिन बाद में अनुसूचियां 12 तक पहुंच गई। तो 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है बच्चे जी? स्थानीय स्वशासन या पंचायती व्यवस्था से। ठीक, ये क्वेश्चन ये भी हो गया। अब इसमें 29 टॉपिक दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं जिसपे कि पंचायतों को ताकत दी गई है। मतलब इन 29 विषयों पर पंचायत अपना कार्य या कर सकती है। ठीक है, ये उसकी ताकतें हैं 11वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखिए, इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में किसमें क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 243A में दिया हुआ है ग्राम सभा के बारे में कि ग्राम सभा होगी लोगों का समूह जिसे ग्राम सभा बोला जाता है। आर्टिकल 243B क्या बोल रहा है? बी ख कि 3 स्तरीय ग्राम पंचायत होगी। 3 स्तरीय मतलब पंचायती राज व्यवस्था होगी। और ये बोला गया जहां 20 लाख से कम की जनसंख्या है अगर किसी राज्य की, तो वहां 3 की जगह 2 से भी काम चलाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे कि पंचायती व्यवस्था नहीं होती है, जैसे ट्राइबल एरिया, जैसे कि मणिपुर, उसके बाद आपका मेघालय, नागालैंड, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि आपको पंचायती व्यवस्था मिलेगी नहीं। ठीक, वहाँ सिर्फ जनजातीय परिषद होती है, ट्राइबल काउंसिल होती है। ठीक, नेक्स्ट 243D में, डी फॉर दिल्ली वाला, रिजर्वेशन की बात की गई है कि रिजर्वेशन देना है SC ST वुमेन्स के लिए, सीटें एलोकेट की गई। SC ST में भी 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ठीक, 243D में सीधे सीधे क्वेश्चन उठा लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है ये। 243E, इसमें बात की गई कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? 5 वर्ष, है ना। आपको पता है चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष पे, लेकिन अगर बीच में ये पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव कराने जाने आवश्यक हैं। इसके बाद आर्टिकल 243F है जिसके अंतर्गत की योग्यता, किसी व्यक्ति की योग्यता को चैलेंज किया जा सकता है या वो अयोग्य घोषित हो सकता है। आपको पता है इसमें मिनिमम एज 21 वर्ष की होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो उस राज्य के विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं चाहिए होती है वो सारी योग्यताएं आप में होनी चाहिए, प्लस 21 साल की एज। वैसे तो राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की एज होती है, लेकिन पंचायती व्यवस्था में 21 साल की एज चाहिए होती है। बाकी MP MLA बनने के लिए 25 साल। ठीक, क्लियर हो गया। राज्यसभा का MP बनने के लिए 30 साल। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखेंगे 243I, इसके तहत ही बताया गया, बोला गया कि भाई एक स्टेट का फाइनेंस कमीशन बनेगा, वित्त आयोग बनेगा जिसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे। और इसका काम क्या होगा? ये होगा राज्य की जो इनकम हो रही है उससे पंचायतों के लिए फंड एलोकेट या फंडों का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किस आर्टिकल में दिया गया? 243I में, जो फंड एलोकेट होते पंचायती व्यवस्था को इन्हीं के द्वारा। उसके बाद 243K, भैया राज्य का निर्वाचन आयोग होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, भारत सरकार का एक निर्वाचन आयोग है, वैसे कि स्टेट का भी निर्वाचन आयोग होता है जिसका प्रमुख काम होता है वोटर लिस्ट तैयार करना और पंचायती व्यवस्था के चुनाव कराना। मुख्य रूप से यही काम होता है। बाकी जो भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग है, मतलब भारत के स्तर पे भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो 5 इलेक्शन कराता है। भारत के राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषदों के। ठीक है, तो सॉरी वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के। तो ये सारे कौन कराते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाकी हर स्टेट का जो अपना इलेक्शन कमीशन होता है वो क्या करता है? मतदाता सूची तैयार करता है, प्लस पंचायती व्यवस्था को देखता है, उसके इलेक्शंस कराता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। छोटा सा इस वीडियो के बाद अगर आप पंचायती राज व्यवस्था के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे तो 90% क्वेश्चंस आपसे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं 74वां संविधान संशोधन कराऊंगा और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड करीब 20 से अधिक क्वेश्चन की PDF हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच।